Hello students, this is the first lecture of a series of 3 videos on the topic phase equilibrium. I am Puneet, an assistant professor in chemistry. In this video, we will understand different terms related to phase equilibrium, that is, what is phase, component and degree of freedom, and how they are calculated for different types of systems. We will also learn what is Gibbs phase rule and how it is derived thermodynamically. So let's get started. Phase equilibrium is an important tool for the study of heterogeneous systems in equilibrium. It helps us to predict the conditions of temperature, pressure, and concentration under which different phases can coexist in equilibrium. Now, let's define and understand some terms related to phase equilibrium. The first thing we are going to talk about is a phase. What is a phase? Phase is defined as a chemically homogeneous, physically distinct, and mechanically separable part of a system. आइए अब इन चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ते हैं ताकि ये डेफिनेशन हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो। अभी तक की जो हमारी स्टडी रही है, जो समझ आज तक हमारी बनी है, उसके अकॉर्डिंग हम 3 फेज मानकर चलते हैं। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैसियस। लेकिन फेज इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से फेज की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो फेज इक्विलिब्रियम के हिसाब से सॉलिड, लिक्विड और गैस में फेजेस काउंट करते हुए क्या चेंज आएगा। सबसे पहले सॉलिड्स की बात करते हैं। सॉलिड्स की बात करते हुए हमें ध्यान रखना पड़ेगा केमिकल एंड स्ट्रक्चरल डिस्टिंक्टिवनेस का। इसका मतलब मान लीजिए आपके सिस्टम में किसी एलिमेंट के 2 एलोट्रॉप हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन के 2 एलोट्रॉप हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। ये सिस्टम एक फेज नहीं होगा, ये 2 फेज का सिस्टम होगा। एक फेज डायमंड बनाएगा और दूसरा फेज ग्रेफाइट बनाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आपने कई सारे सॉलिड्स का एक सिस्टम लिया हुआ है तो हर एक सॉलिड एक अलग फेज बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने आयरन और सल्फर इनका मिक्सचर लिया हुआ है, तो ऑल्दो दोनों सॉलिड्स हैं बट फिर भी इस सिस्टम में 2 फेजेस होंगे। एक फेज आयरन बनाएगा और एक सल्फर। थर्ड थिंग टू बी नोटेड इज, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं तो वो डिफरेंट फेजेस बनाएंगे। नेक्स्ट इज लिक्विड्स। जब हम लिक्विड्स की बात करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे मिसिबिलिटी का। अगर लिक्विड्स एक दूसरे में कंप्लीटली मिसिबल हैं यानी कंप्लीटली घुल जाते हैं तो वो एक फेज बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल और वाटर एक दूसरे में कंप्लीटली मिसिबल हैं तो वो एक फेज बनाएंगे। नंबर ऑफ फेजेस विल बी 1। लेकिन अगर आपके लिक्विड्स एक दूसरे में इमिसिबल हैं, पूरी तरह नहीं घुलते हैं, तो वो अलग अलग फेज बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर एक दूसरे में नहीं घुलते हैं, इसलिए वो अलग फेज की तरह बिहेव करेंगे। सो ऑयल और वाटर के सिस्टम में द नंबर ऑफ फेजेस विल बी 2। नेक्स्ट इज गैसेस। गैसेस क्योंकि एक होमोजेनियस सिस्टम बनाती हैं, इसीलिए गैसेस का मिक्सचर हमेशा एक सिंगल फेज बनाता है। तो अगर आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, किन्हीं भी गैसेस का एक मिक्सचर दे दिया जाए तो उसमें नंबर ऑफ फेजेस जो हैं वो हमेशा 1 रहेंगे। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। It would be helpful to think of a system in terms of heterogeneous or homogeneous to determine the number of phases. If the system is heterogeneous, it will have more than 1 phases, but if the system is homogeneous, it will have 1 phase. The first example is mixture of ice and water.
ice and water make a heterogeneous system, so number of phases will be 2, one solid phase and one liquid phase. Second example is mixture of oxygen and nitrogen gases. So as we had already discussed, it is a homogeneous system and the number of phases will be 1. Next is decomposition of calcium carbonate into calcium oxide and carbon dioxide. In this system, calcium carbonate is solid, calcium oxide is another solid, and carbon dioxide is gas. So it is a heterogeneous system, and in this system number of phases will be 3. 2 separate solid phases, एक फेज कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और एक फेज कैल्शियम ऑक्साइड का होगा और एक फेज कार्बन डाइऑक्साइड का गैस फेज होगा. नेक्स्ट इज प्योर सब्सटेंसेस. आपके पास अगर कोई प्योर सब्सटेंस है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, आपका सिस्टम होमोजेनियस है तो उसमें एक फेज होगा. नेक्स्ट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. ये एक हेट्रोजेनियस सिस्टम है. इसमें आइस, वाटर और वाटर पेपर तीनों अलग अलग फेज बनाएंगे. नंबर ऑफ फेजेस विल बी 3. नेक्स्ट इज एक्वस सॉल्यूशंस. मान लीजिए आपने सोडियम क्लोराइड, नमक को पानी में घोला हुआ है. नमक जो है पानी में पूरी तरह सॉल्युबल है. ये एक होमोजेनियस सिस्टम बनाएगा और क्योंकि ये होमोजेनियस है तो आपके पास सिर्फ एक फेज होगा. You will have one liquid phase. लेकिन अगर यही जो solution है ये saturated हो, so if you have saturated aqueous solutions containing excess salt, आपने एक solution बनाया, आप नमक को पानी में घोलते गए. एक स्टेज ऐसे आएगी जब उस solution में और नमक घुलना बंद हो जाएगा और वो जो excess नमक है वो bottom में बैठ जाएगा. अब ये एक heterogeneous system होगा. इसमें 2 फेजेस होंगे. एक फेज आपका सोल्यूशन या लिक्विड फेज और दूसरा फेज जो सॉलिड सॉल्ट है, एक्सेस सॉल्ट है, वो बनाएगा. इसी केस में अगर आपने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया हुआ है तो वेपर भी प्रेजेंट होगा. इन दैट केस यहाँ पर 3 फेजेस होंगे. एक सॉलिड फेज जो एक्सेस सॉल्ट बनाएगा, एक लिक्विड फेज जो कि नमक का सॉल्यूशन बनाएगा और एक होगा वेपर फेज. नेक्स्ट इज सॉलिड कैम्फर एंड कैम्फर वेपर. तो अगेन यहाँ पर कैम्फर आपके पास 2 फेजेस में प्रेजेंट है. एक है सॉलिड और दूसरा है वेपर. तो यू हैव दिस सिस्टम ऑफ 2 फेजेस. द नेक्स्ट टर्म वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कंपोनेंट. द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम आर द minimum number of independently variable constituents, chemical species, which are required to express the composition of each and every phase quantitatively, either directly or in terms of chemical equations. Let's try to simplify it. आपके पास कोई सिस्टम है जिसमें अलग अलग फेजेस हैं. नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वो केमिकल स्पीशीज होंगे जिनसे आप हर एक फेज की कंपोजिशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं. द इंडिपेंडेंट केमिकल स्पीशीज, एलिमेंट, कंपाउंड और आयन in terms of which composition of a system is specified is or are called components. Now, एक स्टेट में एक कंपोनेंट दो अलग अलग फेजेस में प्रेजेंट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एलोट्रॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी सॉलिड स्टेट में कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. तो कंपोनेंट एक ही है. कंपोनेंट इज कार्बन. डायमंड की कंपोजिशन और ग्रेफाइट की कंपोजिशन, दोनों की कंपोजिशन को आप सिर्फ कार्बन से बता सकते हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग फेज बनाते हैं, जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में डिस्कस किया था. एक सिस्टम के कंपोनेंट्स बहुत सारे फेजेस में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि वाटर आइस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड वाटर की फॉर्म में भी और वाटर वेपर की फॉर्म में भी. इन तीनों की ही कंपोजिशन को बताने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वाटर.
लेकिन ये 3 अलग अलग फेजेस में एग्जिस्ट कर रहा है। सो इस केस में आपका कंपोनेंट एक है लेकिन 3 फेजेस में ये एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली सल्फर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 4 फेजेस। सल्फर 4 फेजेस में एग्जिस्ट कर सकता है, मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, लिक्विड सल्फर और सल्फर के वेपर्स। ये 4 अलग अलग फेजेस हैं, लेकिन इन चारों की कंपोजिशन को बताने के लिए आपको सिर्फ इतना बताना पड़ेगा कि हर एक फेज में कितना सल्फर है। यानी सल्फर केमिकल स्पीशीज की टर्म्स में आप बता सकते हैं कि हर एक अलग अलग फेज की कंपोजिशन क्या है। Hence, the number of components in this system will be 1, although number of phases are 4. So now let's have a look at some examples. Our first system is water and ice. इस system में 2 phases होंगे, एक liquid phase और एक solid phase. लेकिन जब components की बात आएगी तो दोनों phases की composition हम सिर्फ water की terms में बता सकते हैं. Hence, the number of components will be 1. Second system is aqueous sodium chloride solution. ये एक homogeneous solution है तो number of phases will be 1. लेकिन इस solution की composition को बताने के लिए हमें 2 चीज़ें बतानी पड़ेंगी, उसमें NaCl कितना है और उसमें water कितना है. Hence, the number of components will be 2. Third system is saturated sodium chloride solution containing excess salt. इस केस में हमारे पास 2 phases हैं, एक phase में solid NaCl है जो excess salt है और दूसरा phase है NaCl का solution. The number of components will still remain 2 क्योंकि आप solid phase की composition NaCl से बता सकते हो और जो liquid phase है उसकी composition NaCl और वाटर कितना है उससे बता सकते हो. जो टोटल नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज रिक्वायर्ड हैं कंपोजिशन को बताने के लिए वो 2 हैं, NaCl एंड वाटर. द नेक्स्ट सिस्टम इज सॉलिड कैम्फर एंड कैम्फर वेपर. नंबर ऑफ फेजेस आर 2, एक सॉलिड फेज और एक गैशियस फेज, लेकिन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विल बी 1. सॉलिड कैम्फर हो या कैम्फर वेपर हो उसकी कंपोजिशन हम कितना कैम्फर है इससे बता सकते हैं. हेंस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज गोइंग टू बी 1. नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल. डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इनटू अमोनिया गैस एंड HCl गैस. यहाँ पर आपके पास 2 अलग अलग कंडीशंस बनेंगी. अगर आपके सिस्टम में अमोनिया और HCl का प्रेशर इक्वल है, अगर ये कंडीशन आपको गिवन है, तो उस केस में आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे 1 because your equation is NH4Cl is giving you NH3 plus HCl. आप NH4Cl की अमाउंट से ही बता सकते हैं कि NH3 और HCl कितना होगा. So number of components will be 1. लेकिन मान लीजिए आप इस सिस्टम में बाहर से अमोनिया या फिर HCl ऐड कर देते हैं, तो उस केस में NH3 और HCl की अमाउंट आप इस केमिकल इक्वेशन से नहीं बता पाएंगे. इस केस में आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो जाएंगे 2 क्योंकि जो NH4Cl वाला फेज है उसकी कंपोजिशन भी NH3 और HCl से पता लग जाएगी और NH3 और HCl यानी जो गैशियस फेज है उसकी कंपोजिशन भी कितना अमोनिया है और कितना HCl है उससे पता लग जाएगी. हेंस द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन दिस सिस्टम विल बी 2. अब तक हमने जो एग्जाम्पल्स लिए हैं वो सिंपल एग्जाम्पल्स थे जिनको हम इजीली प्रिडिक्ट कर पा रहे थे. लेकिन अगर आपके सिस्टम में कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है या आयनिक स्पीशीज इन्वॉल्व हैं, उस केस में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ C इज इक्वल टू S माइनस E माइनस R. यहाँ पर C is giving us the number of components, S is total number of constituents or species,
E is the number of equations representing equilibrium between the constituents, and R is number of restrictions for electrical neutrality. Now let's apply this formula to an example. मान लीजिए आपके पास सोडियम सल्फेट वाटर सिस्टम है, Na2SO4 H2O सिस्टम. इसमें अब हमारे पास अलग अलग केसेस आएंगे. फर्स्ट केस इज एज्यूमिंग नो डिसोसिएशन. मान लेते हैं हमारे सिस्टम में कोई भी डिसोसिएशन नहीं हुआ है, Na2SO4 और वाटर दोनों ही अनडिसोसिएटेड प्रेजेंट है. अब इस केस में S यानी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे 2. वन इज Na2SO4 एंड अनदर इज वाटर. नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस या इक्विलिब्रियम दैट विल बी 0, क्योंकि ये अनडिसोसिएटेड हैं तो कोई भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगेन दैट इज 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आयंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है. सो C will be equal to 2 minus 0 minus 0, that will give us 2. So number of components in this system will be 2. Now the next case is assuming complete dissociation of the salt. अब हम assume कर रहे हैं कि सोडियम सल्फेट completely dissociate हो चुका है और वो Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन वाटर का डिसोसिएशन नहीं हुआ है. सो इन दिस केस S यानी नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज वो हो जाएगा 3, Na पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव एंड H2O. नाउ E की वैल्यू 0 है क्योंकि कोई भी केमिकल इक्वेशन यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है. दैट इज वाई E विल बी इक्वल टू 0. R restrictions for electrical neutrality that will be 1, क्योंकि जितना Na पॉजिटिव के ऊपर टोटल चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव आयंस का टोटल चार्ज होगा. सो C will be equal to 3 minus 0 minus 1, which will give us 2. Thus the number of components in this system is 2. Third case, assuming dissociation of salt and water. यहाँ पर दो चेंजेस आए हैं. नंबर 1 तो हमने एज्यूम किया है कि वाटर का भी डिसोसिएशन हो रहा है, और नंबर 2 हम कंप्लीट डिसोसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं. जो सेकंड केस था वहाँ पर हमने एज्यूम किया था कि सॉल्ट का कंप्लीट डिसोसिएशन हो चुका है, इसीलिए E की वैल्यू 0 आई थी, कोई भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. पर इस केस में सॉल्ट और वाटर दोनों डिसोसिएटेड हैं बट कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है. इन दिस केस नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज इन्वॉल्व विल बी 6. Na2SO4, Na पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, यानी अनडिसोसिएटेड सॉल्ट भी एग्जिस्ट करेगा और उसके डिसोसिएशन से जो सोडियम पॉजिटिव और सल्फेट आयन बने हैं वो भी एग्जिस्ट करेंगे. सिमिलरली वाटर अनडिसोसिएटेड भी एग्जिस्ट करेगा और उसके डिसोसिएशन से जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनते हैं वो भी एग्जिस्ट करेंगे. सो द नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज विल बी 6. नाउ द सेकेंड वन इज नंबर ऑफ इक्वेशंस और इक्विलिब्रियम्स इन्वॉल्व्ड. इस केस में हमारे पास दो इक्विलिब्रियम यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, एक Na2SO4 और उसके आयंस के बीच में 2 Na पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, और दूसरा इक्विलिब्रियम होगा वाटर और उसके डिसोसिएटेड आयंस के बीच में. सो द वैल्यू ऑफ E विल बी 2. अब हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो अगेन दे विल बी 2, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज Na पॉजिटिव आयंस पे होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज सल्फेट आयंस पर होगा. सिमिलरली जितना पॉजिटिव चार्ज H पॉजिटिव आयंस पे होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज OH नेगेटिव आयंस का होगा. Hence we will have two equations for electrical neutrality. So the value of C will be 6 minus 2 minus 2,
which will be 2. Hence, the number of components in this case will be 2. The next thing we are going to talk about is degree of freedom. It is defined as the number of independent variables such as temperature, pressure, and concentration which must be specified in order to define the system completely. So, degree of freedom वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. फेज इक्विलिब्रियम में 3 वेरिएबल्स की हम बात करते हैं, टेम्परेचर की, प्रेशर की और कॉन्सेंट्रेशन की. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमें ये बताना है कि कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे सिस्टम को पूरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं. दैट विल बी आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम. या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं जिनको हम अगर इंडिपेंडेंटली चेंज करें तो हमारे सिस्टम में ना ही तो कोई नया फेज बनेगा, ना ही कोई एग्जिस्टिंग फेज डिसअपियर होगा. मतलब जितने नंबर ऑफ फेजेस हमारे हैं उतने ही नंबर ऑफ फेजेस हमारे रहेंगे अगर हम उस वेरिएबल को चेंज कर दें तो भी. तो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें मिलता है गिब्स फेज रूल से. इसको हम वेरिएंस भी कहते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फेज रूल. फेज रूल वाज गिवन बाय गिब्स in year 1875 and it says that in a heterogeneous system at equilibrium the sum of the number of degrees of freedom and number of phases is equal to the number of components plus 2. Mathematically हम इसको लिख सकते हैं F is equal to C minus P plus 2. C is the number of components, P is the number of phases and F is the number of degree of freedom. इस फॉर्मूला से हम देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम में जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ज़्यादा होंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना ज़्यादा होगा. सिमिलरली जितने नंबर ऑफ फेजेस ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना कम हो जाएगा. So now let's have a look at some examples. नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करना बहुत आसान है अगर आप ये जानते हैं कि आपके सिस्टम में कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं और कितने नंबर ऑफ फेजेस हैं. हमें बस उसका वैल्यू पुट करना है एंड वी विल हैव द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो कुछ एग्जाम्पल्स जिनके ऑलरेडी हम कंपोनेंट्स और फेजेस कैलकुलेट कर चुके हैं. सिर्फ एक एग्जाम्पल की यहाँ पर मैं बात करती हूँ, रेस्ट आर इजी. लेट्स टेक द सिस्टम ऑफ सैचुरेटेड NaCl सोल्यूशन एंड वेपर. मतलब इस सिस्टम में वेपर भी प्रेजेंट है. तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेजेस आर 3, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर 2. सिर्फ NaCl और वाटर की अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बता दें तो हम तीनों के तीनों फेजेस की कंपोजिशन बता सकते हैं. Now degree of freedom will be 1. Next is thermodynamic derivation of Gibbs phase rule. Let's consider a heterogeneous system in equilibrium consisting of C components distributed in P phases. Let's draw this system. This is our phase 1, phase 2, phase 3 and so on. So we have a total number of P phases in this system. हर एक फेज में हमारे पास C components हैं. So we have C1, C2, C3 and so on. Degree of freedom वो independent variables हैं जिनको फिक्स किया जाएगा सिस्टम को completely define करने के लिए. Number of such variables is equal to the total number of variables minus the number of relations between the variables at equilibrium. इस इक्वेशन को निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें डिटरमिन करने की ज़रूरत है. नंबर 1 टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं और नंबर 2 नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं वेरिएबल्स के बीच में अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस.
तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। फेज इक्विलिब्रिया के केस में हम 3 वेरिएबल्स की बात करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन। नाउ सिस्टम में चाहे कितने भी फेज हों, सभी फेजेस के लिए टेम्परेचर की एक ही वैल्यू होगी, इसी तरह से प्रेशर की भी एक ही वैल्यू होगी। तो पूरे सिस्टम के लिए टेम्परेचर के लिए एक वेरिएबल और प्रेशर के लिए एक वेरिएबल हम काउंट करेंगे। नाउ टू डिफाइन द कंपोजिशन ऑफ ईच फेज, हमें पता है कि हर एक फेज में कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो हर एक फेज की कंपोजिशन को जानने के लिए C-1 कंपोजिशन वेरिएबल्स बताने पड़ेंगे। वाई C-1? हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स थे C, और मोल फ्रैक्शंस के केस में, मतलब अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में शो करते हैं, तो हमने एक फॉर्मूला किया था कि सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की मोल फ्रैक्शंस को हम अगर ऐड कर देते हैं तो दैट एड्स अप टू 1। सो एक छोटा सा सिंपल सा केस लेते हैं। लेट्स से हमारे पास 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो इन दैट केस x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू 1। तो अगर आपको x1 की वैल्यू पता है तो x2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। इसी तरह से अगर आपके पास 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं तो उस केस में आपको उनमें से 2 की ही मोल फ्रैक्शन पता करनी है, तीसरे की वैल्यू आप ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास C कंपोनेंट्स हैं तो आपको सिर्फ C-1 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी हर एक फेज की कंपोजिशन को बताने के लिए। सो दिस वाज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ 1 फेज। इस तरह के हमारे सिस्टम में P फेजेस हैं, तो पूरे के पूरे सिस्टम की कंपोजिशन को बताने के लिए हमें P इंटू C-1 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। दिस वॉज अबाउट द कंपोजिशन। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन द कंपोजिशन आर P इंटू C-1। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स निकालते हैं तो कंपोजिशन के लिए P इंटू C-1 वेरिएबल्स, प्लस में टेम्परेचर के लिए 1 वेरिएबल, प्लस प्रेशर के लिए 1 वेरिएबल। सो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स विल बी P इंटू C-1 प्लस 2। तो हमारा जो रिलेशन था उसका फर्स्ट पार्ट हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। नाउ लेट्स गोइंग टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें जानना है कि कितने रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं वेरिएबल्स के बीच में इक्विलिब्रियम पर। इसके लिए हम थर्मोडायनामिक्स का यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, अगर कोई सिस्टम कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इक्विलिब्रियम में है तो गिवन कंपोनेंट लेट्स से C1 सारे फेजेस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। लेट्स टेक अ सिंप्लीफाइड सिचुएशन where we have one component in equilibrium in 3 phases, say P1, P2 and P3. So, to represent equilibrium of C1 in these 3 phases, there will be 2 equations. First equation representing C1 in P1 in equilibrium with C2 in P2. Second equation will show C1 in P2 in equilibrium with C1 in P3. So, 3 phases में equilibrium के लिए 3-1 equations होंगी. Similarly, for equilibrium of C1 in P phases, we will have P-1 equations. Now, this was about just one component, और हमारे पास ऐसे C कंपोनेंट हैं सिस्टम में, और हर एक कंपोनेंट के इक्विलिब्रियम के लिए P-1 इक्वेशंस होंगी। सो C कंपोनेंट्स के लिए C इंटू P-1
equilibrium conditions exist करेंगे. Now this is the value of the second part we require for determining the degree of freedom. So let's substitute both the values in the equation. Degree of freedom will be equal to total number of variables minus number of equations, which is p into c minus 1 plus 2 minus c into p minus 1, which will give us f is equal to c minus p plus 2, and this equation is the Gibbs phase rule we talked about, and this was the thermodynamic derivation of Gibbs phase rule. Now degree of freedom कितनी है उसके बेस पे आप सिस्टम को नाम देते हैं. अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम है 0, मतलब आप उसमें कोई भी वेरिएबल चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं नॉन वेरिएंट सिस्टम. अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो सिस्टम को हम यूनिवेरिएंट कहेंगे. अगर 2 है तो हम बाईवेरिएंट कहेंगे, और अगर 3 है तो हम ट्राईवेरिएंट कहेंगे. आई होप यू हैव लर्नड ऑल द कॉन्सेप्ट्स. अगर आपको अभी भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वीडियो में पीछे जाकर उसे प्रैक्टिस करें, एंड व्हेन यू आर डन विद ऑल दैट come back for these multiple choice questions. So the first question is, how many phases are present in an emulsion of oil in water? And the options are A 3, B 2, C 1, D 0. The next question is, maximum number of phases that can coexist in a one component condensed system are, and your options are A 3, B 2, C 1, D 0. The next question is, the number of phases in benzene water system are A 0, B 1, C 2, D 3. Fourth question, how many phases are present in the system involving decomposition of magnesium carbonate solid into MgO solid and CO2 gaseous? Options are A 3, B 2, C 1, D 0. Fifth question, sulfur exists in 4 phases, namely rhombic, monoclinic, liquid and vapor. It is a blank component system. Options are A 3, B 2, C 1, D 0. Sixth question, how many components are present in the system involving decomposition of calcium carbonate into calcium oxide and carbon dioxide? Options are A 3, B 2, C 1, D 0. Question number 7. In the dissociation of ammonium chloride into ammonia gas and HCl gas, how many components are present if the pressure of ammonia and HCl is equal? A 3, B 2, C 1, D 0. Question number 8. What are the number of components and degrees of freedom for an aqueous solution of NaCl? Options are A 2, 3, B 3, 2, C 1, 3, D 2, 1. Question number 9. What are the number of components for an aqueous solution of mixture of
NaCl and Kb are in equilibrium with its vapor phase? Options are A 4, B 3, C 2, D 1. And the last question is, in terms of number of phases, components and degrees of freedom, the phase rule is expressed as A P plus C is equal to F plus 2, B F is equal to P plus C minus 2, C P minus F is equal to C plus 2, D P plus F is equal to C plus 2. This is the answer key. Now you can verify all your answers here. Here are some references for your further reading where you can explore the topic in detail. And at last, before ending the video, I want to share a quote as food for thought with you. He who learns but does not think is lost. He who thinks but does not learn is in great danger. I hope this video was helpful. Thank you. Happy learning!